नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्नाटक के शिमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक के शिमोगा जिले का वो गांव है मत्तूर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, गांव का नाम है मत्तूर, जो रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का ये लोग उपयोग करते हैं। मत्तूर गांव के लोग संस्कृत का उपयोग करते हैं रोजमर्रा की बातचीत में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मेंडलीफ, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मेंडलीफ थे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, परिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, टेनिस में हार्डकोर वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। दोस्तों, बतानी है कि टेनिस में हार्डकोर वह कोर्ट कौन सा होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, कंक्रीट से बनी होती है, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, टेनिस में हार्डकोर वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट से बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके वहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, बतानी है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है या प्रेरित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सोवियत संघ, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो देश का संविधान है ये मिश्रित संविधान है, अलग अलग देशों से प्रेरित होकर के दोस्तों इसे बनाया गया है। तो बतानी है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सोवियत संघ, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, बैसाखी के दिन। जी हाँ दोस्तों, बैसाखी के त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी कि एक्सियल बोन नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे, कंधा, ऑप्शन सी। कंधा क्या है दोस्तों? एक्सियल बोन नहीं है, अक्षीय हड्डी नहीं है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, डायनामाइट, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, डायनामाइट यानी कि बारूद का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, आप लोग याद रखेंगे। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दोस्तों नोबेल पुरस्कार
दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लसाडिव सागर और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि लसाडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लसाडिव सागर को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लसाडिव सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्टेनलेस स्टील क्या है? दोस्तों बतानी है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी यहाँ पर ईंटों के बने भवन और मकान होते थे। जी हाँ दोस्तों, ईंट के बने भवन होते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो भी टेराकोटा से बने ईंटों के भवन होते थे। टेराकोटा का मतलब क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे पकी हुई मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, टेराकोटा का यही मतलब होता है। और इसी से दोस्तों ईंट के बने भवन होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? दोस्तों बतानी है कि इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन डी, इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी, तो आप लोग याद रखेंगे एनजीटी का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? दोस्तों बतानी है कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत और म्यांमार के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के साथ, भारत के साथ साथ म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश की सीमा लगता है। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। तो बताने कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो आप लोग याद रखेंगे खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, खगोलीय वेधशाला है दिल्ली स्थित जंतर मंतर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ यह प्रश्न है, रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है? दोस्तों बताने है कि रक्त अल्पता अर्थात रक्त की कमी, जिसको एनीमिया कहा जाता है, बताने है दोस्तों कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आरबीसी की कमी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल। आप सभी को पता होगा। यानी कि दोस्तों आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, रक्त की कमी होती है। आप लोग याद रखेंगे एनीमिया की बीमारी आरबीसी की कमी के कारण होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। रक्त में आरबीसी की कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, इसी के कारण रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की स्थिति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों,
संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, जिसे तिरंगा झंडा कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, यानी कि दोस्तों भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स किसे संदर्भित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वाहनों से होने वाले प्रदूषण। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके सोल्यूशन का जो सामान्य नाम है वो क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे नींबू पानी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके सामान्य नाम क्या है? इस सोल्यूशन के जो सामान्य नाम है वो है दोस्तों नींबू पानी। ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनके पद से इनको कौन हटा सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन यानी कि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इनके पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, संसद के दोनों सदन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल। इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोसुंग नामक त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? दोस्तों बतानी है कि लोसुंग नामक त्योहार किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम का। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, लोसुंग नामक त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों भीषण गर्मी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंटार्कटिका में दोस्तों भीषण गर्मी में जो ओजोन छिद्र है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है गर्मी के मौसम में। आप लोग याद रखेंगे भीषण गर्मी के मौसम में जो ओजोन छिद्र है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।